मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारीलाल इंटर कॉलेज दनकौर। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 भाग पढ़ा चुका हूँ। आज मैं जो है इकाई 1 का चौथा भाग पढ़ा रहा हूँ, साख पत्र। साख पत्र क्या होता है उसके बारे में आपकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साख पत्र के बारे में, साख पत्र के कई पार्ट होते हैं। साख पत्र क्या होता है? जब बैंक अपने ग्राहकों को उधार देता है या उधार के अलावा और मुद्रा के अलावा अन्य चीज़ों का प्रयोग करके हम धन को इधर से उधर हस्तांतरित करते हैं तो उसे हम साख पत्र के नाम से जानते हैं। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, बैंकर चेक्स आदि। आज जो है हम अध्ययन करेंगे वो सिर्फ चेक के बारे में अध्ययन करेंगे और अदर को अन्य उसमें करेंगे। चेक, चेक क्या है? सबसे पहले चेक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1880 में चेक की परिभाषा दी गई है। चेक एक ऐसा प्रलेख है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है, अर्थात जिसमें बैंक में खाता होता है तो बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि उसमें लिखी हुई धनराशि उसे या जिसके पास चेक है मांग पर तत्काल भुगतान किया जाए। इस प्रकार चेक जो है एक प्रकार का साख पत्र होता है जो बैंक विशेष, जिसमें बैंक में खाता होता है, उस बैंक पर लिखा जाता है। उस बैंक को आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी हुई जो धनराशि है अमुक व्यक्ति को उसे या अमुक व्यक्ति को एक निश्चित तुरंत मांग पर यानी प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान किया जाए। चेक की विशेषताएं। चेक की विशेषताओं में पहला विशेषता है आदेश पत्र। आदेश पत्र यानी एक बैंक विशेष को यह आदेश दिया जाता है कि उसमें लिखी हुई धनराशि उस व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास चेक उपलब्ध है। दूसरी विशेषता है लिखित। चेक मौखिक नहीं होता है, अर्थात बैंक को जो आदेश दिया जाता है वो लिखित आदेश दिया जाता है। उस लिखित आदेश के आधार पर ही उस चेक का भुगतान किया जाता है, अर्थात उसमें लिखे हुए होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, रकम लिखी होती है, क्या क्या लिखित होता है। अगला शर्त रहित। चेक की तीसरी विशेषता है यह शर्त रहित होती है। इसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं होता है, अर्थात शर्तों के साथ लिखा गया चेक मान्य नहीं होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि चेक जो होता है वह शर्त रहित होता है। बैंक विशेष को आदेश, यह जो आदेश होता है वह किसी बैंक विशेष को होता है। बैंक विशेष से आशय उस बैंक को होता है जिसमें ग्राहक का खाता होता है। उस खाते में उस बैंक के जो है आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि अमुक व्यक्ति को भुगतान किया जाए। निश्चित धनराशि। इसमें चेक में एक निश्चित धनराशि होती है, अर्थात ऐसा नहीं होता है कि कोई घोड़ा, गधा, बैल आदि का भुगतान किया जाए या काली गाय का भुगतान किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें रकम लिखी होती है, रकम 2000, 5000 निश्चित होती है। वह रकम अंकों में तथा शब्दों में दोनों में लिखा होता है। इस प्रकार इसकी धनराशि चेक की निश्चित होती है। भुगतान मांग पर दे। भुगतान मांग पर दे का मतलब जब भी हम चेक प्रस्तुत करते हैं बैंक में तभी भुगतान दिया जाता है, अर्थात उसके लिए वापस नहीं करता है कि 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, ऐसा कोई आदेश नहीं होता है। ग्राहक जब भी बैंक में अपने चेक को प्रस्तुत करता है उसका पेमेंट तो तत्काल मांग पर दे होता है। तिथि। चेक के ऊपर एक दिनांक लिखा होता है, कोने में एक निश्चित तिथि दी हुई होती है। उस तिथि पर 3 महीने से पुराने चेक का बैंक पेमेंट नहीं करती है, यानी वह तिथि होना अति आवश्यक है। अगर तिथि नहीं लिखी है तो बैंक उस चेक का पेमेंट नहीं करता है। भुगतान पाने वाले का स्पष्ट उल्लेख। किसको भुगतान देना है, यानी भुगतान किसको देना है, किस व्यक्ति को देना है, इस व्यक्ति का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। अपने लेना है या किसी अन्य व्यक्ति को देना है, इस बात का पूरा साफ साफ उल्लेख उस चेक में होना चाहिए। लेखक के हस्ताक्षर, यानी जो चेक को लिखने वाला है उसका हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। चेक पर लिखने वाला जब तक हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक बैंक उस चेक का पेमेंट नहीं करता है, अतः चेक के पेमेंट के लिए उसका हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है।
चेक के पक्षकार। चेक के पक्षकार से आशय इसमें कितने लोग प्रभावित होते हैं। जो चेक होता है उसमें कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोगों का प्रभाव उस चेक पर पड़ता है, इसका उल्लेख हमें चेक पर पढ़ना चाहिए। चेक के पक्षकार के नाम से जानते हैं। चेक के कुल 3 पक्षकार होते हैं। नंबर 1, लेखक या आहर्ता। यह वह होता है जिसका बैंक में खाता होता है, वह चेक को लिखता है। बैंक में खाता धारक चेक का लेखक होता है। चेक का पैसा उस पर आदेश लिखता है कि कितना पेमेंट करना है, उसे आहर्ता के नाम से जानते हैं। दूसरा, देनदार या आहरी। इसमें बैंक होता है जो पैसा देने का वादा करता है, अर्थात आहरी जिस पर चेक लिखा जाता है। यह कोई निश्चित बैंक होता है जिसमें ग्राहक का खाता होता है, वह उसका आहरी माना जाता है। तीसरा, लेनदार, आदाता या प्राप्तकर्ता। यह कभी कभी लेखक भी प्राप्तकर्ता हो सकता है जिससे पेमेंट किया जाए, अर्थात वह व्यक्ति जो बैंक से पैसा लेता है उसे लेनदार या आदाता बोलते हैं या प्राप्तकर्ता बोलते हैं, रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार यह जो है बैंक के 3 पक्षकार होते हैं। चेक के प्रकार। चेक कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह के आदेश के आधार पर कई तरह की चेकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जो चेक होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, आदेशित एवं वाहक चेक। सबसे पहला होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक सामान्यतः इसी प्रकार के चेक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें चेक के पे के आगे डैश करके आर्डर शब्द लिखा होता है। इसका मतलब होता है जिसका नाम लिखा हो उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को चेक का भुगतान किया जाए। आदेशित चेक जो होता है सुरक्षित होता है, अर्थात उसी व्यक्ति को उसका पेमेंट मिलता है जिसका उस चेक पर नाम लिखा होता है या उसको आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार आदेशित चेक जो होता है वो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। एक दूसरे प्रकार का चेक होता है, उसे बोलते हैं वाहक चेक या बेरर चेक। बेरर चेक क्या होता है, इसमें लिखा होता है अमुक व्यक्ति या वाहक को भुगतान किया जाए। वाहक यानी जिसके पास भी चेक है उसे बैंक पेमेंट कर देती है। वह ये नहीं देखती है कि किसका नाम लिखा है किसका नहीं। नाम लिखने वाले को देख ले बात अलग है, लेकिन जिसके हाथ में वो चेक होता है उसको बैंक उसका पेमेंट कर देती है। ऐसे चेक को वाहक चेक कहते हैं। यह आदेश चेक की अपेक्षा कम सुरक्षित होता है। इसका भुगतान आसानी से हो जाता है, परंतु आदेश चेक की अपेक्षा यह कम सुरक्षित माना जाता है। कोरा चेक। कोरा चेक ऐसा चेक जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, खाली होता, ब्लैंक चेक के नाम से जानते हैं। यह चेक जिसमें रकम आदि लिखी नहीं होती है, यह बहुत विश्वसनीय लोगों को दे दिया जाता है। भाई जितना ले जाओ, जितना भरना होगा भर लेना। यह चेक कोरा चेक होता है, लेकिन यह सभी लोगों को नहीं दिया जा सकता। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिस पर विश्वास काफ़ी हो। जैसे हमें अपने एजेंट के माध्यम से LIC की किस्त जमा करनी है, हमें किस्त की रकम नहीं प्राप्त है, ऊपर नाम लिख के कोरी रकम छोड़ देते हैं कि ताकि उस पर जाके साइन करके उसे दे देते हैं कि इसमें अमुक धनराशि लिख देगा। तो इस प्रकार के चेक को कोरा चेक के नाम से जाना जाता है। रेखांकन। रेखांकित चेक। यह चेक भुगतान की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित होता है। यह कोई भी चेक हो सकता है। रेखांकित चेक का मतलब होता है चेक के बाईं साइड में 2 समांतर तिरछी रेखाएं ऐसे लिख दिया जाता है, उसे हम रेखांकित चेक कहते हैं। इसका मतलब है इस चेक का पेमेंट बैंक की खिड़की पर नहीं होता है, अर्थात बैंक का ग्राहक इस चेक को लेकर बैंक की खिड़की पर भुगतान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसका भुगतान उसके खाते में ही होता है। इस प्रकार का चेक यह बहुत ही सिक्योर्ड अर्थात सुरक्षित होता है, अर्थात इसमें कोई भी व्यक्ति इसे भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर सकता है जिसका खाता बैंक में होता है। खुला चेक। जिस चेक पर 2 समांतर तिरछी रेखाएं नहीं खींची होती हैं उसका खुला चेक के नाम से जाना जाता है। उसका भुगतान बैंक की खिड़की पर आसानी से हो जाता है। इस चेक को हम खुला चेक कहते हैं। चेक का रेखांकन। चेक के रेखांकन से आशय
ऐसे चेक से है, ऐसे रेखांकन से, अर्थात जब चेक के सामने दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे हम चेक का रेखांकन कहते हैं। उस रेखांकन में खाली भी छोड़ सकते हैं, एंड कंपनी, अकाउंट, पेई या किसी बैंक विशेष का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे इसी में एंड कंपनी या अकाउंट, पेई, ये सब लिख दिया जाता है। ऐसे चेक को हम रेखांकन चेक कहते हैं। इस प्रकार के चेक को रेखांकन किस प्रकार होता है? रेखांकन के प्रकार, चेक का रेखांकन कितने प्रकार का होता है? तो रेखांकन की दृष्टि से चेक दो प्रकार का होता है। नंबर एक, साधारण रेखांकन। साधारण रेखांकन से आशय जब चेक के सामने दो तिरछी रेखाओं के बीच में केवल सादा या अकाउंट पेई या जो है नॉन ट्रांजेबल लिखा जाता है तो उसे हम कुल मिलाकर साधारण रेखांकन कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द लिख दिया गया तो यह साधारण रेखांकन का उदाहरण होता है। तो साधारण रेखांकन में केवल किसी बैंक विशेष का नाम नहीं होता है, इसका भुगतान किसी भी बैंक में जहां हमारा खाता होता है वहां पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के चेक को साधारण रेखांकन कहते हैं। दूसरा, विशेष रेखांकन। विशेष रेखांकन में जब हम लेते हैं, रेखांकित करते हैं दो समांतर तिरछी रेखाएं, उसमें किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, SBI। SBI का मतलब हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बीच में लिखा हुआ है SBI, तो यह रेखांकन हमारे उसी बैंक में होगा। अगर किसी का ब्रांच लिख दें तो उसी बैंक के उसी ब्रांच में होगा, तो यह रेखांकन अधिक सुरक्षित होता है। इसका भुगतान किसी अन्य बैंक के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के रेखांकन को हम विशेष रेखांकन की तरह जानते हैं। चेक का पृष्ठांकन या बेचना या बेचान, इंडोजमेंट ऑफ चेक। ये चेक का बेचान क्या होता है? जब चेक के पीठ पर यानी उल्टे साइड में हस्ताक्षर कर दिया जाता है और वह चेक दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है, उसे हम चेक का बेचान या पृष्ठांकन कहते हैं। इस पर चेक के पीछे चेक का अधिकार रखने वाला अपना हस्ताक्षर कर देता है तो वह चेक दूसरे को पृष्ठांकित हो जाता है, अर्थात उसका भुगतान पाने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बेचान के प्रकार, बेचान कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात चेक का बेचान कितने प्रकार से किया जा सकता है? इस बेचान को हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर एक, साधारण या रिक्त बेचान। साधारण या रिक्त बेचान से आशय ऐसे बेचान से होता है जब चेक के पीछे चेक का धारक अर्थात प्राप्तकर्ता अपना साइन करके सिर्फ देता, कुछ नहीं लिखता है, तो ऐसे बेचान को साधारण या रिक्त बेचान के नाम से जाना जाता है। नंबर दो, पूर्ण या विशेष बेचान। पूर्ण या विशेष बेचान से आशय होता है ऐसे बेचान से जिस पर चेक का जो लेखक होता है वह प्रतिबंध वो लगा देता है कि भाई इस पर रखी हुई समस्त राशि का भुगतान किया जाए, ऐसा लिखकर तब जाके हस्ताक्षर करता है, तो उस बेचान को विशेष या पूर्ण बेचान के नाम से जानते हैं। प्रतिबंधित बेचान। यदि चेक का लेखक जो होता है, धारक जो होता है, बेचान करते समय कुछ शर्त लगा देता है, अर्थात जैसे वह यह चीज़ प्रदान करें तब इसका भुगतान किया जाए, अर्थात A B से शादी करे तो इस चेक का भुगतान किया जाए। तो ऐसा यदि प्रतिबंध है तो ऐसे बेचान को या ऐसे बेचान को हम प्रतिबंधित बेचान के नाम से जानते हैं। आंशिक बेचान। आंशिक बेचान से आशय ऐसे बेचान से है कि जिसमें लिखी हुई संपूर्ण राशि का बेचान नहीं किया जाता है। जैसे अगर 10,000 का चेक है तो उस पर लिखा जाएगा इसमें से 3,000 रुपये अमुक व्यक्ति को दिया जाए और अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो ऐसे बेचान को हम आंशिक बेचान के नाम से जानते हैं। शर्त सहित बेचान। जब बेचान करते समय हम कोई शर्त निर्धारित कर देते हैं,
अर्थात उसमें कोई हम शर्त लगा देते हैं कि इस शर्त के साथ इसका हस्ताक्षर किया जाता है, तो उसे हम शर्त रहित बेचान के नाम से जानते हैं। दायित्व रहित बेचान, जब बेचान करने वाला अपना दायित्व छोड़ देता है, अर्थात इसके बाद का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता है और ऐसा शब्द दायित्व रहित शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है, तो ऐसे बेचान को हम दायित्व रहित बेचान के नाम से जानते हैं। ऐच्छिक बेचान, अर्थात बेचान करने वाले को किसी भी प्रकार का उसमें हमें दबाव नहीं डाला जाता है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का उन्हें होता है, तो ऐसे बेचान को ऐच्छिक बेचान के नाम से जानते हैं। व्यय रहित बेचान, जब बेचान करने वाला उसमें कोई व्यय नहीं रखता है, अर्थात एक कहता है व्यय सारे हमारे ऊपर रहेंगे, तो ऐसे बेचान को व्यय रहित बेचान के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है जाली या कूट बेचान। जाली या कूट बेचान से मतलब होता है जब बेचानकर्ता के मन में कोई खोट होता है, अर्थात बेचान में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करना होता है, तो फर्जी या जाली बेचान करता है। इसमें सबसे पहला साधारण बेचान का प्रयोग ही किया जाता है और बाकी बेचान भारत में बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं। चेक का अनादरण या तिरस्कृत होना, यह जिस प्रकार आप किसी के घर जाते हैं और आपको बैठने को न कहा जाए, आपको उससे आपका अपमान होता है, उसी प्रकार जब चेक बैंक में हम प्रस्तुत करते हैं और चेक का भुगतान बैंक करने से मना कर देता है, तो उस चेक का अनादरण या अपमान होता है, उसे हम चेक का तिरस्कृत होना मानते हैं। जब चेक यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस चेकों का भुगतान बैंक करने से मना कर देता है, तो उन चेकों को हम तिरस्कृत कहते हैं। साधारण भाषा में से बाउंस बोला जाता है कि चेक बाउंस हो गया, अर्थात यह किन किन परिस्थितियों में होता है, बैंक क्यों करता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। चेक के तिरस्कृत होने के निम्नलिखित कारण हैं। जो चेक तिरस्कृत होता है या अनादरित होता है, बैंक किन किन परिस्थितियों में चेक का भुगतान करने से मना करता है, उसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, तिथि का न लिखा होना। जब चेक पर चेक के लेखक द्वारा डेट नहीं डाली जाती है, अर्थात डेट डालना भूल गए हैं, तो बैंक में जब प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक उस पर तिथि नहीं शब्द लिखकर चेक को वापस कर देता है। तो यह पहला कारण है कि चेक बाउंस होने का, जिस पर तिथि न लिखी हो। आगामी तिथि का चेक, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एडवांस तिथि, आने वाली तिथि का चेक काट के दे देते हैं। जैसे भाई हमारे खाते में पैसा नहीं है, अब अगले महीने का चेक काट के दे दिया, अगले महीने आप लगा लीजिएगा, ऐसे चेक को आगामी तिथि का चेक कहा जाता है। तो इस प्रकार के चेक अगर पहले हम समय से पहले बैंक में प्रस्तुत करते हैं, तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है और उस पर आगामी तिथि का चेक लिखकर वापस कर देता है। पूर्व तिथि का चेक, कभी कभी हम चेक काटते हैं तो चेक लिखते समय या तो भूल हो जाती है या जानबूझकर जैसे भी पहले की डेट डाल देते हैं। यदि चेक पर पहले 6 महीना था, अब 3 महीना पहले की डेट पड़ी हुई है, तो चेक यानी आज से पहले की चेक है, तो चेक के बैंक भुगतान नहीं करता है और पूर्व तिथि का चेक लिखकर बैंक उस चेक को वापस कर देता है। इस प्रकार चेक का अनादरण हो जाता है। विकृत चेक, विकृत चेक से आशय ऐसे चेक से है जो खटा फटा हो या पढ़ने योग्य न हो, यानी इस योग्य हो गया हो कि टुकड़े टुकड़े हो गए हों, तो बैंक उस चेक को पेमेंट नहीं करता है और विकृत शब्द लिखकर उस चेक को बैंक वापस कर देता है। अपर्याप्त धन का होना, अपर्याप्त धन से मतलब होता है जब खाते में हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, अर्थात हमने 25,000 का चेक लिख दिया और खाते में 20,000 या 22,000 रुपये ही हैं, तो ऐसे चेक का भुगतान बैंक करने से मना कर देता है। उस चेक पर अपर्याप्त धन लिखकर उस चेक को वापस कर देता है। इस प्रकार चेक का डिसऑनर्ड हो जाता है, यानी तिरस्कृत हो जाता है। अंकों और शब्दों में अंतर, जो रकम लिखी जाती है वह अंकों में लिखी जाती है। लिखते समय हम क्या करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, अर्थात हिंदी शब्दों में तो हम लिख दिए 5,000 रुपये मात्र,
और लिखते समय हम 5,000 की जगह 500 लिख के ऐसे कर दिए तो पेमेंट बैंक रोक देता है, या 500 की जगह ऐसे 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 50,000 हो गया तो भी जो है बैंक उस रकम का पेमेंट करने से रोक देता है। तो जब शब्दों और अंकों दोनों में अंतर होता है तो चेक पर बैंक का कर्मचारी शब्दों और अंकों में अंतर शब्द लिखकर चेक को वापस कर देता है। हस्ताक्षर में अंतर, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यदि चेक के लेखक का हस्ताक्षर बैंक में जो खाता है उसके हस्ताक्षर से मैच नहीं होता है, अलग अंतर होता है, तो ऐसे चेक का बैंक पेमेंट नहीं करता है और उस चेक पर हस्ताक्षर में अंतर शब्द लिखकर सीधे वापस कर देता है, अर्थात वह चेक बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। अपूर्ण चेक, जब कोई चेक किसी भी प्रकार की कमी होती है, रेखांकन त्रुटिपूर्ण होता है, या नाम में गलती होती है, या रकम लिखने में छूट गया होता है, या साइन छूट, कोई भी चीज़ अपूर्ण है तो वह चेक बैंक जो है भुगतान नहीं करता। डेट ही लिखना छूट गया हो, यानी इसमें से कोई भी चीज़ हो तो ऐसे चेक का पेमेंट बैंक नहीं करता है, उसका कर्मचारी अपूर्ण चेक लिखकर उसे वापस कर देता है। खाता बंद होना, कभी कभी ग्राहक का खाता बंद हो जाता है। ग्राहक का खाता बंद होने से पहले उसने चेक जारी कर दिया है और वो चेक जो है बाद में प्रस्तुत होता है। तो जब बाद में प्रस्तुत होता है और खाता बंद हो चुका होता है तो बैंक खाता बंद है शब्द लिखकर चेक को वापस कर देता है, अर्थात उसका भुगतान बैंक नहीं करता है। चेक में संशोधन, अगर कहीं चेक में कोई कटिंग हो गई हो या संशोधन हो गया हो, संशोधन के बाद उसमें उसके लेखक के हस्ताक्षर न हुए हों तो बैंक ऐसे चेक का पेमेंट उस समय नहीं करता है, अर्थात उन चेकों को बैंक संशोधन शब्द लिखकर या हस्ताक्षर नहीं शब्द लिखकर उसे वापस कर देता है। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिस पर रेखांकन हो गया हो। रेखांकन चेक है और प्राप्तकर्ता का बैंक में खाता नहीं है तो बैंक की खिड़की पर जब जाता है तो बैंक का कर्मचारी जो होता है वह उसे खिड़की पर भुगतान करने से मना कर देता है और रेखांकित चेक को वापस कर देता है, क्योंकि इसका भुगतान खातों में ही किया जाता है। भुगतान रोका जाना, कभी कभी चेक का लेखक खुद उस चेक को भुगतान को रोकने का आदेश दे देता है। जब चेक रोकने का आदेश दे दिया गया हो तो बैंक ऐसे चेकों पर होल्ड लगा देती है और उसका पेमेंट समय पर नहीं करती है। इस प्रकार भी चेक का अनादरण हो जाता है। व्यवस्था न होना, कभी कभी बैंक के पास पर्याप्त धन नहीं हो तो कुछ समय के लिए व्यवस्था न होने के कारण भी चेक के भुगतान को वह रोक सकता है। अनियमित बेचान, अनियमित बेचान से आशय ऐसे बेचान से है जहां बैंक क्या करता है कि उस बेचान में किसी प्रकार की त्रुटि पाता है तो उसका पेमेंट नहीं करता है, अर्थात वहाँ पर उसे लगता है कि ये बेचान न्यायालय की तरह से उचित तरह से नहीं हुआ है तो उन चेकों का पेमेंट बैंक करने से मना कर देता है। स्वामित्व में संदेह, स्वामित्व में संदेह से आशय ऐसे है कि अगर बैंक को यह पता लग जाता है कि जो लेने वाला व्यक्ति है वह उसका असली स्वामी नहीं है, उसमें किसी प्रकार का डाउट होता है या संदेह होता है, तो उस प्रकार के बैंक जो है उप चेकों का पेमेंट बैंक उस व्यक्ति को नहीं करता है। लेखक का खाता बैंक में न होना, जो चेक का लेखक है उसका खाता ही बैंक में नहीं है। यदि उसका खाता बैंक में नहीं है तो वहाँ पर उसका पेमेंट नहीं कर सकता है, अर्थात बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है। संग्रह के लिए जमा किए गए चेकों को वसूली न होना, होता क्या है कि जो लेखक होता है अपने कुछ चेक बैंक में जमा किया होता है वसूली के लिए, उसके बाद अपना एक चेक काट देता है। जब चेक का धारक बैंक में पहुंचता है उस समय तक जो लेखक है उसके खाते में पर्याप्त पैसा वसूली होकर नहीं आया होता है, तो उन चेकों का पेमेंट बैंक नहीं करता है। लेखक की मृत्यु हो जाना, कभी कभी लेखक की मृत्यु हो जाती है
तो जब लेखक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उस पर बैन लग जाता है और मृत्यु के बाद चेकों का पेमेंट बैंक नहीं करता है। लेखक का पागल या दिवालिया हो जाना। जब लेखक पागल या दिवालिया हो जाता है तो ऐसे चेकों का भी भुगतान बैंक करने से मना कर देती है। सरकार का आदेश। जब सरकार या कोर्ट न्यायालय यह आदेश देता है कि ऐसे चेकों के भुगतान पर रोक लगा दिया जाए तो बैंक उन चेकों का भुगतान पर रोक लगा देती है। अब चेक के प्रयोग से लाभ। चेक के प्रयोग से कौन कौन से लाभ हैं? नंबर 1, भुगतान का प्रमाण, अर्थात जब हम पेमेंट करते हैं उसका ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होता है, चेक से पेमेंट किया गया है। भुगतान में सुविधा, हमें लाखों रुपए का पेमेंट करना है तो हमेशा सुरक्षित रहता है और नकली वगैरह होने का गिनने वगैरह में आसानी रहती है। भुगतान में सुरक्षा, चेक से भुगतान किया गया रकम सुरक्षित भी होता है और सरकार के नियम में मान्य भी माना जाता है। धन हस्तांतरण में सुविधा, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करने में सुविधाजनक होती है। समय की बचत, चेक से पेमेंट करने पर हमारे समय की बचत होती है। नगद मुद्रा का कम प्रयोग, चेक से पेमेंट करने पर हमारे जो नगद मुद्रा होता है, लेन देन होता है, उसका कम प्रयोग में काम चल जाता है। बहुमूल्य धातु की बचत, अर्थात नोट निर्गमन के लिए विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातुओं की आवश्यकता होती है। जब चेकों का प्रयोग बढ़ जाता है तो उससे बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है। इसके साथ ही आप लोगों ने सीखा चेक से क्या समझते हैं, चेक कितने प्रकार का होता है, चेक का बेचान किस प्रकार होता है। इसके साथ साथ चेक का अनादरण किन परिस्थितियों में होता है और चेक से क्या लाभ होते हैं। इस प्रकार इससे जो प्रश्न बनता है बहुत अच्छा है। सबसे पहला प्रश्न आता है, चेक से क्या समझते हैं, उसके लक्षण बताओ। नंबर 2, चेक कितने प्रकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। नंबर 3, चेक के अनादरण से क्या समझते हैं, किन किन परिस्थितियों में होता है। तथा नंबर 4, चेक के प्रयोग से कौन कौन से लाभ हैं। इन बातों का आपने अध्ययन किया। अगला चीज साक्ष्य पत्र का अगला पार्ट हम अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।